अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, सेनेटर वलीद इकबाल साहब। वलीद साहब आपका भी शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है पाकिस्तान में मौजूद है, FATF के हवाले से बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा की जो ज़मानतें हैं वो भी मज़ीद उनको एक्सटेंशन मिल गई है। कुछ दीगर मामलात पे भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान जो स्कीम है उससे मुतालिक भी बात की है। लेकिन निज़ामी साहब, सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक और जो खबर आपने दी थी, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आज उनका मुआयना भी हुआ। ये 6 हफ्ते नवाज़ शरीफ साहब अच्छे बच्चे बन के रहेंगे? जो पहले भी अच्छे बच्चे हैं, क्या कोई बिगड़े हुए तो नहीं है ना? नहीं, अब मज़ीद वो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उनको 6 हफ्ते में उनका इलाज जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो जेल के साथ आंख मचोली जारी रहेगी, ज़मानत की एक और दरख्वास्त। ये तो खैर ये जो आज बात आई है इससे तो पता लगता है कि जो उनके ज़ाती मालिज हैं वो उन्होंने ये कहा कि 6 हफ्ते में देखना कि मुकम्मली, तो नेचुरली इसकी रोशनी में लगता है कि एक्सटेंशन जो है वो यकीनी नज़र आती है मुझे। उसके लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डालनी पड़ेगी। ठीक है। क्यों जी मलिक साहब, आपका क्या तज्जिया? और इनकी जी बहुत शुक्रिया सब। देखें, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आज उनके कुछ इब्तदाई इन्वेस्टिगेशंस उनके स्टार्ट हुए हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पे डाल दिए। एक तो उनकी नोन कंडीशन है एंजाइना की जो बड़ी परसिस्टेंट है। अब उसको उसके साथ कोई कैथेटर बेस्ड सर्जिकल इंसर्शंस अभी वो करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि उनके आर्टरिया का भी प्रॉब्लम है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उनके हार्ट की कंडीशन है, जिस पर डॉक्टर्स पहले भी उनकी इनेबिलिटी थी जब डिफरेंट टेस्ट्स हो रहे थे और डिफरेंट बोर्ड बन रहे थे कि वो कुछ करें। तो अभी कुछ कहना, जब तक हतमी तौर पे डॉक्टर्स अपनी पूरी राय नहीं दे देते तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो फिल वक्त उनको आराम का मशवरा दिया गया और उनके इब्तदाई तौर पर सारे मेडिकल चेकअप्स वगैरह और पूरे टेस्ट उनके किए जा रहे हैं थोरोली जी। अच्छा, ये बताइए वलीद इकबाल साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, कि ये जी सर, आपकी पार्टी में बहुत ज़्यादा ये विस्परिंग कैंपेन है और नाराज़गी भी है कि ये क्यों छोड़ दिया गया है मियां नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की ज़मानत पे, क्योंकि ये तो बहुत ख़राब प्रेसिडेंट बन गया। इसकी बेसिस पे कोई भी जो मुजरम है या मुलज़म है उसको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाएगा सेहत की बुनियादों पर। ये रास्ता खुल गया, पेंडोरास बॉक्स खुल गया। क्या आप भी इस तरह ही देखते हैं सूरत हाल को? देखें जी, मेरा ताल्लुक क्योंकि कानून के उससे शोबे से है और इसका कानूनी एक पहलू है और उसका सियासी पहलू तो चले अपनी जगह होगा। लेकिन कानूनी तौर पे अदालत उज़्मा ने इस बात का फ़ैसला किया है और अदालत उज़्मा ने इस बात को मुनासिब समझा है कि इस महदूद मुद्दत के लिए, और ये पाबंदी भी साथ लगाते हुए कि पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर ममानियत है, उन्होंने ये हुक्म सादिर किया है। और रियासत के तमाम इदारे और तमाम शहरी जो हैं उसके साथ साथ अदालत उज़्मा के फ़ैसले के पाबंद हैं। तो मैं तो इस पर यही तबसरा कर सकता हूँ जी। और इसके साथ साथ मैं इस बात को भी मैं काबिल ज़िक्र समझता हूँ, एक बार फिर फ़कत कानूनी इसका जो पहलू है कि ये चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद इस बेंच की सरबराही की और चीफ़ जस्टिस से एक बड़े जैसे समझ आप कह लें कि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर के मामलात के ऊपर बहुत दस्तरस रखने वाले जज साहब हैं। जिस तरह आप जजेस का होता है कईयों के बैकग्राउंड ज़्यादा क्रिमिनल में, कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो थे वो सिविल की फील्ड के बहुत बड़े माहिर समझे जाते थे। वैसे तो जजेस तमाम जो होते हैं वो लॉ अपनी कहते हैं स्लीव पे पहने होते हैं, लेकिन फिर एक्सपर्टीज़ जिनकी ज़्यादा जिस एरिया में समझा जाती है, तो आइनी मामलात में और का क्रिमिनल मामलात में खोसा साहब की जो है एक्सपर्टीज़ और उनका जो है कमांड वो है बहुत जो है वेल एक्नॉलेज्ड है। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट जो है वो जिस तरह का भी सेट हुआ है पॉलिटिकली, लेकिन लीगली जो है हम उसके पाबंद हैं। नहीं, वो वज़ीर कानून जो है फ़ारूक नसीम साहब, वो भी कहते थे कि बतौर एक माहिर कानून के वो कहते थे कि इसको ज़मानत जो है वो
एक फिट केस है, एक मुमारक हो सकती है, मुमकिन है। अच्छा वलीद साहब ये बताएं मुझे कि ये तो हुआ ये मामला, आप बताएं कि कानून का सवाल है आपसे और आइन का सवाल है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है जो 18वीं तरमीम के तहत कि म्यूचुअल कंसल्टेशन से एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो हैं वो उनका इंतखाब किया जाएगा। इसी तरीके से नैब के मामले में जैसा कंसल्टेशन है और मामलात में। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये एतराज़ उठाया कि जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से ख़त लिखवाया है, तो ये तो फिर मीनिंगफुल कंसल्टेशन के ज़मरे में नहीं आता। ये बताएं कि इसमें क्या इमरान खान साहब को क्या अमर माने हैं कि एक बलिहाज ओहदा लीडर ऑफ द अपोजिशन को वो एक ख़त लिखते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर? कोई ज़ातियात का मसला तो नहीं है इसमें कोई? ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्योंकि दोनों अफराद जो पर्सनालिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी आपस में वो एक है जो भी किसी किस्म का सियासी और इख्तलाफ और ज़ाती एक दूसरे के बारे में जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो, तो ये अगर मैं अब जो अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट लेटर ऑफ द लॉ पे जाएं तो आप ठीक फरमा रहे हैं। कानून आइन का वो गालिबन आर्टिकल 226 या 24 या ऐसा जो भी है, 224 है गालिबन, उसमें तो यही है कि कंसल्टेशन होगी, मुशावरत होगी प्राइम मिनिस्टर की और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की। लेकिन जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है, अगर वो मुशावरत किसी बिलवास्ता तरीके या इनडायरेक्टली भी हो जाए तो कानून की आइन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। डिपेंड तो उस पर करता है कि रिकॉर्ड ये शो करे कि आपस में एक्सचेंज ऑफ नेम्स हुआ था और अग्रीमेंट हुई या नहीं हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, प्रेफरेबल तो यही है कि वो एक दूसरे के फेस टू फेस मीटिंग करके ये करें। लेकिन अगर किसी वजह से ये मुमकिन नहीं है तो इनडायरेक्टली भी, अगर एज लॉन्ग एज वो मुशावरत हो गई और एज लॉन्ग एज उसके नतीजे में या अग्रीमेंट हुई या डिसएग्रीमेंट हुई, वो काबिल कबूल होना चाहिए। अब मतलब मियाँ साहब ने भी थोड़ा सा एक अनरीजनेबल या शहबाज शरीफ ने भी एक अनरीजनेबल पोजीशन ली है, मैं समझता हूँ। अगर 3 नाम लिख के प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ यकीनन फाइल में कोई ना कोई रिटन इंस्ट्रक्शन या ऐसा कोई एविडेंस मौजूद होगा कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी साहब को कहा है, जो आज़म साहब हैं, कि ये नाम कम्युनिकेट कर दो, तो शहबाज शरीफ साहब बजाय उसका जवाब देने के खुद वो अपने सेक्रेटरी के जरिए जवाब दिला सकते थे, एज लॉन्ग एज वो नाम पे उनकी हामी या उनका इनकार या इकरार होता। उन्होंने वो नहीं किया, वो कर सकते थे। अब उन्होंने एतराज लगा दिया, तो बस वो और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये अच्छी जमहूरियत है। और फिर जो कानून साजी की हम बात करते हैं, वलीद साहब तो माशाल्लाह कानूनदान भी हैं और कानून बनाने वाले भी हैं। ये कहते हैं कि जो COD थी ये मुकमुका था, लेकिन COD का जो स्पिरिट है यही है जमहूरियत की कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान एक तालमेल, ये बकावा बामी। और मैंने तो ख़ुद देखा है कि शहबाज शरीफ और इमरान खान कौमी असम्बली में जब ये बजट इजलास हुआ, तो ये मिनी बजट वाला, तो हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ ने बहुत ज़रा थोड़ी सी ज्यादती करके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो कह दिया था। मलिक साहब आप बताइए कि वलीद साहब का ख्याल है कि ये जो स्पिरिट है उसके मुताबिक तो हो गई कंसल्टेशन, अगर आपस में खतबाजी नहीं हुई या आपस में मुलाकात नहीं हुई तो कोई बात नहीं। सर साहब, हमें 2 बातों से, एक तो हमने एविडेंस बेस्ड बात करनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस पहले कैसे की गई। अगर इससे पहले लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कंसल्टेशन खतूत के जरिए होती रही है, तो फिर तो शायद इस बात में कि स्पिरिट ऑफ द लॉ, जहां पर बड़ा स्टिपुलेटेड डिक्टेट हो और बड़ा क्लियरली वो डिक्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो और वो ये डिमांड करता हो कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो, तो उसमें फिर ये बात करनी कुछ थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट लगती है कि कुछ सेक्रेटरी खत लिखें और वो उसको कंसल्टेशन तस्वर किया जाए। कंसल्टेशन के मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और वलीद साहब तो बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि ये बड़े अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं।
और मीनिंगफुल कंसल्टेशन को बड़ी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, बल्कि वलीद साहब की अपनी वालिदा साहबा की एक जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन के ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन किसी तौर पर भी सेक्रेटरी के लिखे खतूत के साथ इस तरह से इसको ये रंग देना शायद थोड़ी सी डिक्टेट ऑफ लॉ के खिलाफ ज्यादती हो जाएगी। ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रोविजन है, ये किसी सूरत भी इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की। और फिर देखें सर, ये अगर ये देखा जाए कि लोगों के शख्सी तल्लुकात की बुनियाद पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल पैरा होने में कोई चीज़ रुकावट आएगी, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को फेल करने के मुतरादिफ होगा। ये वलीद साहब जैसी वॉइसेस जिन पर हमें उम्मीद है गवर्नमेंट्स बनती हैं, मुखासमत होती है, ये मुखासमत जो इमरान खान की आज PMLN की लीडरशिप के साथ है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में मुखासमत रही, मुखालफत इस हद तक बढ़ती रही है कि हमारा सियासी मंजरनामा इससे भरा पड़ा है। लेकिन आइन को किसी तौर पर भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जे उसकी कोई ऐसी लिबरल इंटरप्रिटेशन कर ले जाए जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल ही ना हो। नंबर 1 तो बड़ा गलत हुआ, ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि सेक्रेटरी ने खत लिखा और या ये किया, पहले तो इसको बाकायदा तौर पे फॉरेन ऑफिस के तौर से वहां से मैनेज किया गया और फिर बड़ी फ्लिमजी रीजनिंग दी गई उसकी, जो कि किसी तौर पर भी वेल साउंडेड नहीं थी कि वाई शाह महमूद कुरैशी हु इज फॉरेन मिनिस्टर वो क्यों आए और उन्होंने आकर क्यों ये बात उन्होंने लेटर लिख के भेजा, और फिर उनकी तरफ से नामों का फ्लोट करना और फिर जो सेक्रेटरी की तरफ से लिख के भेजा, ये तो बिल्कुल उसके ऊपर एक ज्यादती कर दी। तो ये बिल्कुल आइन के मनाफी है, गलत है सर ये। ठीक है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को अपने रवैये पे नजरअंदाज करना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए। मैं जरा वलीद साहब आपसे जानना चाहूँगा, शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके अपोजिशन के खास से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नेशनल एक्शन प्लान की बात हो या फिर आज प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें फ़ौजी अदालतों से मुतालिक अपोजिशन को एतमाद में लेने का भी टास्क दिया है। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वज़ीर दाखिला भी हैं, लेकिन उनके सब ऑर्डिनेट शहरियार अफरीदी साहब भी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये टास्क क्यों दिए जा रहे हैं? मैं इसका जवाब मैं दे दूँ उससे पहले के वो दें। जी, वो ये कि शाह महमूद कुरैशी के पुराने सियासी रवाबित हैं। वो आपको मालूम है कि उन्होंने अपने सियासी करियर का यानी सियासी से मुराद है वो ज़िया-उल हक वाला दौर में वो जो होता है वो नहीं गिन रहा, मोरी मेमरी वाला, ये वज़ीर ख़जाना रहे हैं ज़िया-उल हक के दौर में, नवाज शरीफ साहब के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में रहे हैं, आजकल PTI में, लेकिन आईनी तौर पे जान लेते हैं और उनका एक रवाबत है। जहाँ तक शहरियार अफरीदी है, ये तो देखे ना एक कल्चर बन गया PTI में कि वो जो एक नॉर्मल सोशल नॉर्म्स होते हैं, अब जिस तरह वलीद इकबाल साहब खुद है, इनकी फैमिली मुस्लिम लीगी है, इनके वालिद साहब मरहूम का मैं बड़ा मोतरफ हूँ, इनका अभी मैं हूँ दोस्त हूँ, मतलब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। नहीं, जरा आईनी तौर पे मैं जानना चाह रहा हूँ वलीद साहब से कि वज़ीर ख़ारिजा जो हैं, क्या वैसे तो कोई मेरा क्या हर्ज है कि बताइए जी, वलीद साहब जरा बता दें। नहीं, देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब का चलें वो तो आप बजा फरमा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रर जो है उसके हवाले से उनका कोई कम्युनिकेट करना मुनासिब नहीं बनता, लेकिन जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान पे ब्रीफिंग है वो और उसके साथ साथ दो चीज़ें आपस में मुंसलिक हैं कि जो आईनी तरमीम दरकार है मिलिट्री कोर्ट्स की तौसी के लिए, क्योंकि उनका वक्त अब 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है मियाद जो है, तो उसके लिए अपोजिशन से डायलॉग करने के लिए वो तो एक इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं है, बरक्स उस चीज़ के जो कि इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर है। तो उसके लिए बल्कि शाह साहब ने ये भी उनको ये कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि जी आपको फिर अब अपोजिशन लीडर के चेंबर में आके करना पड़ेगा पार्टीज़ को, तो उन्होंने उसका भी जो है हामी भर ली है। और उस लिहाज से अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जब हम अपोजिशन में थे और PMLN गवर्नमेंट में थी और ये जो 2013 के इलेक्शंस के ऊपर जो कमीशन बनाने का सिलसिला था और उस पर जब नेगोशिएशंस जारी थी, तो उस तरफ भी PTI की तरफ से शाह साहब ही जो है हेड कर रहे थे वो सारी जो गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी हिस्सा ले रहे थे, डॉक्टर आरिफ अलवी भी थे, उस वक्त जावेद हाशमी साहब हमारी पार्टी में होते थे, मेरे ख्याल कुछ शुरू के मीटिंग्स में वो भी फिर बाद में वो
पार्टी से वो जो थे वो रुखसत हो गए। लेकिन ज़्यादा जो आगे जो थे वो शाह महमूद साहब ही थे, क्योंकि उनकी अपोजिशन के साथ अप्रोच जो है वो ज़रा कंस्ट्रक्टिव समझी जाती है। दूसरे परवेज़ खटक साहब भी हैं, उनको भी अब जब सेकंड अमेंडमेंट जो थी फाइनेंस बिल का जो था उसमें भी थोड़ा सा अपोजिशन के साथ कंसेंसस का या उनसे दरख्वास्त जब करनी थी कि जी असेंबली में खुशगवार माहौल रहे, तो परवेज़ खटक साहब और शाह साहब ही जो थे उनको नामजद किया गया था वज़ीर आज़म की तरफ से कि वो डायलॉग करें। तो ये तो इनफॉर्मल डायलॉग के लिए है, इसमें तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। दूसरी बात ये है, एक और बात ये है कि एक छोटी सी अर्ज वो ये है कि एक देखें ना, पार्टी की हुकूमत है PTI की, तो इमरान खान साहब के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पार्टी जो हैं में वो शाह साहब भी हैं सीनियरिटी के एतबार से, तो उस लिहाज से भी उनको जो है तरजीह दी जाती है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे कुछ इससे मुतालिक भी बात करेंगे, और कौमी और दाखिली सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको हेड किया है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, आपकी तरफ आएंगे। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, वो मज़ामत, वो गरज बरस एकदम से रुक गई थी, और आज भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब किसी से मिलेंगे नहीं और बात नहीं करेंगे। ये बता दें, ये खामोशी, इसके क्या कोई दूररस फ़ायदे हैं? ये जो मुकमुका का तासुर है, ये सही है? नहीं, देखना ये चाहिए कि कतई तौर पे इस तासुर को तो मैं मुस्तरद करता हूँ जी, कि अपना रद्द करता हूँ इस तासुर को कि कोई डील या कोई मुकमुका, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। मामला देखिए, जिस तरह से एक फरीक तो मुकमुका नहीं करता ना, एक फरीक तो इमरान खान साहब आज भी अपनी उसी पॉलिटिकल डायट्राइब पे खड़े हैं, और उनके साथ इसके अलावा हमारा कोई मामला भी नहीं था। हमने उनके जितने मुसाहिबीन हैं सबको बार बार कहा कि कुछ साबित करें तो फिर बात करें, इस तरह से तो बिल्कुल ही गलत होता है। आपने 4, 5, 7 सीरीज उनको बताई कि 1, 2, 3, पहला एक इल्ज़ाम वो जावेद सादिक का, फिर 10 अरब का इल्ज़ाम, फिर आशियाना पर कहा, फिर साफ पानी पर कहा, जिसकी जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स आने के बाद भी एक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं थी। तो फिर इसमें बात एक पब्लिक कंजम्पशन की हद तक भी कोई सैनिटी नहीं आई, तो कैसा मुकमुका और क्या बात। जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब की बात कि वो पहले बड़े एक ऐसी पोजीशन पे थे जहां पर वो बिल्कुल चैलेंज कर रहे थे ओपनली, तो उसके साथ आप हालात को देख लें। उनकी अहलिया की वफात, फिर उनकी कैदोबंद की सोहबत, फिर उनकी सेहत की नासाजी, फिर उनकी बेटी पहले जो एक अपनी मदर का लॉस उनके साथ, फिर वालिद साहब के साथ बीमारी और जेल की सूरत। तो इन हालात में अगर थोड़ी उनको भी डॉक्टर्स ने फिर आज एडवाइस किया है कि आप बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पर जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि टू मच रीडिंग इनटू करनी चाहिए। कोई ऐसी सूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो किसी सूरत भी कोई सैनिटी प्रिवेल ही नहीं कर रही उस तरफ। वो ऐसे केसेस पर उन्होंने करप्शन का एक प्रोपेगेंडा कैंपेन खड़ा किया जिनका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है। और अगर किसी एक चीज को टेस्ट करना हो तो आप कर लें, आशियाना केस को टेस्ट कर लें, देयर इज नो करप्शन, कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट आ रही है। आप साफ पानी के केस को देख लें, पिंडी हाई कोर्ट ने बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख दिया सारी करप्शन के एलिगेशन का। और जो पर्सनल लेवल पे एलिगेशंस थी वो मैंने आपको चारों केस बताए, जिसपे जावेद सादिक का कि जी फ्रंटमैन है, हमने कोर्ट में केस किया, आज तक जवाब नहीं आया। इसी तरह जो था कि कोई आदमी है जो आके कहा है कि 10 अरब ले लें, पनामा पे खामोश हो जाएं, अदालत में हमने दावा किया हुआ है, हमने कहा है कि गलत है, लीगल नोटिस भेजे, नहीं जवाब आया। कोर्ट में हमने सूट फाइल किया, आज तक तारीख जो है जब भी उसकी डेट होती है वो उस पर कोई ना कोई वन प्रिटेक्स्ट और अनदर उस पर कोई डेट लेते हैं, कभी काउंसिल्स चेंज करते हैं, कभी कोई और मामला होता है। तो समहाउ ये एक उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। किसी सूरत भी कोई उनकी मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई गवर्नमेंट की साइड पर कोई सैनिटी प्रिवेल की है कि जिस पर बंदा ये तासुर भी ले सकता है कि शायद कोई इनकी आपस में बातचीत हुई है या कोई मुखमुका है कि कोई ऐसी बात है। नॉट एट ऑल। ये तो कुछ PMLN ने अपने हार्ड लर्न लेसन्स के साथ ये देखा है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो इतनी हॉस्टाइल नहीं होनी चाहिए, इतनी पोलराइज नहीं होनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के साथ PMLN का एक बड़ा एक तजर्बा था, आपके सामने ही है, कुछ छुपी बात तो नहीं है। जी वरीद साहब, चले ये तो कहते हैं मियां नवाज शरीफ अच्छे बच्चे बने हुए हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। ये तो ये ना सियासी पोलराइजेशन ये तो चलती रहती चले।
क्या वजह है कि हुकूमत जो है इकनॉमिक फ्रंट पे कोई डिलीवर नहीं कर पा रही, रोज़ कोई ना कोई क्रिटिसिज्म आ जाता है। अब आज मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है, मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं यार, PM इमरान खान साहब ने कहा कि जी 50 लाख घरों की तमीर शुरू करने का ऐलान कर दिया उन्होंने। बड़ा कल गरीबी हटाओ पैकेज भी दिया उन्होंने। सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये बताएं, ये अभी तक जैसे मरियम औरंगज़ेब ने कहा एक घर भी नहीं बना, लेकिन ये मनसूबाबंदी हो गई है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह होगा, कुछ आपके इल्म में है? जी देखें, एक तो ये इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर नहीं हो सका, ये तो आई थिंक दुरुस्त नहीं होगा। रोम तो एक रात में नहीं बना था, अभी 6-8 महीने हुए हैं। और एक और बात जो है कि मुआशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की है वो इतनी ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं चैलेंजिंग है, और जिसमें इतने ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, अंदरूनी जो खसारा है उसके हवाले से भी और तजारती खसारा उसके हवाले से भी। और मैं ये आपको जिस हद तक मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है अंदाज़ा और इल्म है कि जो मईशत के मामले जो होते हैं, मैं ये महसूस करता हूँ दोनों मईशत के हवाले से भी और सियासी हवाले से भी कि पिछली दोनों हुकूमतें और ख़ासकर जो PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी फाइनेंशियल मुश्किलात जो थी, वो इकोनॉमिक जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो मुल्क को दरपेश थी, उससे पहले दौर में भी थी। दोनों हुकूमतों ने और बिलखुसूस PMLN गवर्नमेंट ने इस बात के खौफ से कि उनकी मकबूलियत में कमी आ जाएगी, उनके वोट पे डेंट पड़ेगा, उन्होंने मुश्किल फ़ैसले नहीं लिए। मुश्किल फ़ैसले ना करने की वजह से हम और ज़्यादा मुश्किलात का कर्ज़ों के बोझ के तले दबते गए, और साथ साथ ये मसनूई तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज का लेवल है, ये जो एक्सचेंज रेट का जो लेवल है शरह रुपए और डॉलर की, उसको भी एक सतह पे रखा गया, जिसके लिए अरबों डॉलर्स का मार्केट के अंदर जो है फेंका गया, और वो सारा जो सिलसिला था। तो मैं ये समझता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत जो है और ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इमरान खान साहब की क़यादत में, वज़ीर आज़म की क़यादत में, ये वो मुश्किल फ़ैसले रखने की भी ज़रूरत करेज रखती है। और उसमें ये जो इब्तदाई मरहला है ये मुश्किलात का सामना ही रहेगा, और ये एक आध साल का है, और ये बात वज़ीर ख़जाना भी कर चुके हैं, तो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं, लेकिन डिफ़िकल्ट डिसीजंस होंगी एंड देन वी विल बी स्टेबलाइज्ड। वली साहब देखिए, बात यह है कि पिछली हुकूमत तो चले वो बहुत बेड़ा गर्क कर गए, उन्होंने खर्चा ही बढ़ाया, और बहुत सारी बातें जो हैं शायद उसमें ठीक भी हों। मसलन ये है कि वो पूरे साल का बजट दे गए थे जिसमें कुछ अहदाफ इस किस्म के थे। आपको किसने रोका था कि जब आप आए हैं तो जब आपने मिनी बजट दिया तो ये मामलों को फिक्स कर देते? और आप कब तक ये कहते रहेंगे यार पिछली हुकूमत का कसूर है, वो 7 महीने हो गए, अब आपको अपने गाड़ी में जो पेट्रोल है आपका अपना डाला हुआ है। नहीं जी, देखें, आप इन बातों को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से जो इक़दामात और जो ऐलानात हुकूमत ने किए हैं, और उस मंशूर को वफ़ादारी दिखाते हुए जिसके ऊपर 2018 के इलेक्शन में वोट लेकर और कामयाब होकर ये हुकूमत जो है इस एज़ाज़ से आरास्ता हुई है कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके। सबसे पहले ये कि जी हमारा मुसलसल आप उस वक्त के एडवर्टाइजमेंट्स भी देख लें, प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त चेयरमैन इमरान खान कह रहे थे कि सबसे बेहतर डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है, और उसके हवाले से जो सेहत और सेहत इंसाफ प्रोग्राम और वो जो सहूलत कार्ड जो है उसके हवाले से जो खैबर में बड़ा कामयाब रहा और उसकी तो कोई तशहीर नहीं की गई, उसके वफाकी और नेशनल लेवल पे अब उसको जो फैलाया जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस वाले काम को, उसको भी आप अपना खातिर में लाएं। सिमिलरली ये जो तालीम के हवाले से जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, और अब जिस तरह कल पॉवर्टी एलिविएशन के हवाले से जो है जो ऐलानात किए गए, आईनी तरामीम की जो बात की गई, मलिक साहब, ये सारी चीज़ों पे काम शुरू हो रहा है। देखिए ना, ये बातें हमने कल कहीं तो आईना दिखाया तो बुरा मान लिया। वलीद साहब से वो शिकवा बनता है वैसे, लेकिन देखे ना वो बड़ी बुरा हमने कहा सिर्फ कि यार करेंगे, ये होगा, ये कर देंगे, ये तो ठीक है, अब किया क्या है? तो बताइए मलिक अहमद अवान साहब, ये आप क्या कर गए? ये सारा ख़जाना खाली कर गए, इतना मुल्क का बेड़ा गर्क कर गए, कुछ जिम्मेदारी आपको, एहसास जिम्मेदारी है? नहीं यार साहब, मैं सिर्फ 2 बातें कह दूं। पहली बात तो ये कह दूं कि देखिए, इसमें आपने कोई भी चीज़ को असेस करना है तो आपको उस नरेटिव को देखना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया है।
प्राइम मिनिस्टर डेट को कर्ज करते हैं कि कर्जे की बुनियाद पर पूरे मुल्क की जो मईशत है वो खोखली कर दी गई और बहुत बड़े कर्जे लिए गए। तो कर्जे के साथ आपने डेट टू जीडीपी रेशियो को देखना है और फिर साथ आपने ग्रोथ को देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, अगर तो कर्जे लेने कर्ज हैं तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स की दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, 124% जीडीपी के साथ उसके डेट की रेशियो है। आपसे हिंदुस्तान की 103% आज पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या कर्जे लेने के साथ उसकी ग्रोथ, इकोनॉमी ने ग्रोथ की कि नहीं की, ये बुनियादी सवाल था। और अगर ग्रोथ डिप्रिशिएट हो रही होगी, यानी 5.8 से कल स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने रिफ्लेक्ट किया है 3.5 प्रोजेक्ट कर रही है वो, तो फिर क्या होगा कि गुर्बत बढ़ेगी कि कमेगी? और ये कितनी बड़ी उसके अंदर इंसर्शन करेंगे, जितने मर्जी बड़े पैसे रखेंगे। वो तो हम देख रहे हैं, जब नसीम अशरफ साहब आए थे तो 600% लीप हुआ था। उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के दौर ने शुरू किया था तो 1000% इजाफा था, एब्सोल्यूट टोटल टर्न अराउंड था उसके अंदर। पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने इसी तरह के पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम को 200 अरब और मजीद उसके अंदर बढ़ा दिया था, जो कि एक खातिर खा इजाफा था। अब तो मलिक साहब एक काउंसिल बन गई है, उस काउंसिल के मातहत ये सारे सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं वो कर दिए हैं। तो आइन में तरमीम होने लगी है। मेरे ख्याल सानिया निश्तर साहिब हैं जो इसको हेड कर रही हैं। देखिए सर, मैं अगर कोई अच्छा कदम होगा तो मैं कतई तौर पे तनकीद बराए तनकीद इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी इनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंस है। अगर कोई अच्छा कदम होगा तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर राइट टू लाइफ के ठीक, मलिक साहब, वलीद साहब शॉर्टली कमेंट कर दें। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की मिसालें दी हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि लोगों के लिए रोटी डेवलपमेंट बड़ी लाजमी हो गई है। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। इमीडिएटली गुर्बत को कम करना, ये यहीं पर रखना, मजीद ये ना बढ़े, इसके लिए भी कोई पॉलिसी है? देखें जी, इसको अगर आप मजमूई सतह पर देखें, जो मैं एक बात आपके पिछले सवाल के जवाब में आपने वो पहले शमाए महफिल जो थी वो मलिक साहब को दे दी, जिससे पहले कि मैं मुकम्मल कर सकता। अब ये जो जिस तरह बजट का, जिसको आप फाइनेंस का सेकंड अमेंडमेंट बिल कहते हैं, उसमें वाज़े तौर पे ये पहले पॉलिसी का ऐलान किया और उसको फिर उसी तरह अमल दरामद उस पर किया कि इसका मकसद रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। इसका मतलब जो मईशत के अंदर है एतमाद को बढ़ाना है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसके अंदर, ताकि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जिससे इन्वेस्टमेंट जो है इनकरेज हो, प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और ये सारे इकदाम जो हैं लिए जाएं। और इसका आप अगर ये कह दें कि जी पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम के अंदर अगर वक्त लगना है और ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम तो इस तरह होता है कि आप इकोनॉमी के अंदर एतमाद का इजाफा करें ताकि उससे इन्वेस्टमेंट बढ़े और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ये इकदाम भी जो है फाइनेंस की सेकंड अमेंडमेंट बिल के जरिए जो है वो बुरुए कार लाएगा जी। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल साहब आपका, मलिक अहमद खान साहब आपका, बहुत आप दोनों मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ इस बुनियादी जो मसाइल हैं अवाम के, उससे मुतालिक भी बात करेंगे, कुछ और मामलात पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिन्हें वसीम अकरम प्लस भी कहा गया था, अब उनकी फुर्तियाँ सामने आ गई हैं। निज़ामी साहब बाउंसर्स, इन स्विंग, आउट स्विंग, शॉर्ट पिच, तमाम डिलीवरीज़ वो करवा रहे हैं। जो इंतज़ामी बुनियादों पे नए अजला बनाने हैं, उसके जायज़े के लिए उन्होंने इजलास मुनक्किद किया। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उन्होंने म्यू अस्पताल का दौरा किया, वहाँ पर MS को मुअत्तल भी कर दिया, और फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर तब्दील करने का फ़ैसला भी किया। खासे एक्टिव हो गए ये एकदम से। बुज़दार साहब को इतनी तवानाई कहाँ से मिली? देर आया दुरुस्त शायद। देखे ना, ये असल में बात यह है कि बुज़दार साहब का मसला यह है कि बड़े मराजामान शरीफ आदमी हैं। दो चीज़ें होती है ना, एक तो है कि कभी आदमी को काम नहीं आता या वो नालायक है, ये नहीं मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन ना तजर्बाकार तो है ना, तो ये हैज़ टू लर्न ऑन द जॉब। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि वसीम अकरम थे। प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट क्रिकेट, और ज़्यादा वक्त नहीं देते। और जो देखे ना क्रिकेट तो मैच, लेकिन यहाँ अब जो उन्होंने यहाँ आपको ज़रा फुर्ती दिखानी पड़ती है, और ये ठीक है। ख़ास तौर पे देखे ना, वो शहबाज शरीफ साहब का तो स्टाइल था ना, वो
5-7 बंदे तो हड़प कर जाते थे, ऐसे ही कोई कहीं गड़बड़ देखी थी। वो तो अल्ट्रा फुर्तीबाज थे ना, मतलब वो तो बहुत तेज, हाँ, लेकिन देखना ये है ज्यादा थी। कि ये फुर्ती ज़रूर करें, लेकिन ठीक मौके पे सही बंदे को अगर को बनता है तो ज़रूर मुबारक करें, लेकिन ये ना होना कि नाकर्दा गुनाह की सज़ा लोगों को दी जाए सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बड़ी फुर्ती दिखा रहे हो गए। जी। लेकिन यहाँ पे अब इनको ज़रा अप्रिशिएट ज़रूर करना होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म के बाद वज़ीर-ए-आज़म के साथ इनकी मीटिंग हुई, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने इन पे एतमाद का इजहार किया, तो अभी अपनी कोशिश कर रहे हैं बुज़दार साहब कि गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। कोशिश तो पहले ही कर रहे हैं, लेकिन ही हैज़ बीन ऑन अ लर्निंग कर्व। सीखा है उनको, जिनको लाहौर का भी नहीं पता कि क्या है, जब आए थे तो कहते हैं माल रोड के अलावा मुझे कोई सड़क ही नहीं पता थी लाहौर की। अच्छा, ये मुझे उन्होंने कहा। खैर, ही सीएम ऑफ द पंजाब, तो मतलब है कि अब सीएम ऑफ पंजाब है, ले ऑफ द लैंड का उनको करने के लिए ब्यूरोक्रेसी, आपको पता कितने चक्कर देती है ब्यूरोक्रेसी। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ असर्ट करना शुरू किया। बिल्कुल ठीक। और ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को काम करने की इजाज़त। सबसे पहले तो देखें ये करना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट से जीओआर के अर्द बड़ी बड़ी दीवारें हैं और गार्ड खड़े करके एक आसार बना के नो गो एरिया बना लिया। किस मकसद के लिए? आप सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट है, चले आपका ये इशारा है, आम नहीं है, लेकिन वहाँ को चिड़िया भी नहीं पड़ा सकती। तो जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है, जहाँ आईजी भी रहते हैं, जज भी रहते हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं, वो एरिया तो आपने एक किस्म का कॉर्डन कर दिया, कॉर्डन सैनिटरी, यानी कि एक ऐसा एरिया बना दिया जो नो गो एरिया है। और वहाँ जनाब आपको आम शहरी पढ़ ही नहीं सकता। उसके अलावा ये है कि वो जीओआर के ज़रिए आप माल भी नहीं जा सकते अब। तो सबसे पहले तो ये बुज़दार साहब को ये बहुत साल पहले भी हुआ था। तो परवेज़ अलाई बैरून मुल्क थे जब, तो मैं नेशन का एडिटर था, मैंने ये खबर दी कि बाबूज़ बर्लिन वॉल बाबूज़ बर्लिन वॉल परवेज़ अलाई साहब ने आते ही करवा दी। अच्छा, और बाद में शहबाज शरीफ साहब, तो आपको पता है आप कहना ये चाह रहे हैं कि पब्लिक के साथ जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी दूरियां खत्म होनी चाहिए, खलीज इनकी खत्म होनी चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए इनको, ये करना चाहिए, इनको करना होगा। लेकिन ये जो बाबू कल्चर तो ख़त्म करे ना। ठीक है निज़ामी साहब, इस वक्त जो सियासी हालात हैं, इससे पहले भी हमने इकॉनमी का बहुत जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, लेकिन कौमी सलामती के मामलात भी कुछ ख़ासे हालात अभी तक ठीक नहीं हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में एक इजलास हुआ है जिसमें वज़रा भी शरीक हुए, मुताल्लिका जो ऑफिशल्स हैं वो भी शरीक हुए हैं। नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई, मदरसा रिफॉर्म्स को लेकर बात हुई, फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक बात हुई। 2 दिन में एक्सपायर होने वाली हैं, जैसे अभी जी वलीद इकबाल। लेकिन असल मसला फ़ौजी अदालतों का, ये जो मौजूदा अदालती निज़ाम है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हम रिफॉर्म करेंगे, हमें जज दें और ये वो फलाना, लेकिन ये जो छटे हुए टेररिस्ट हैं, इनको तो कुछ सज़ा देने के लिए कोई ये जो हमारे मौजूदा सिस्टम है इसके अंदर इनको सज़ा ही नहीं हो पाती। प्रोसिक्यूशन जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है, हर आदमी मिला हुआ है। तो इस सूरत में फ़ौजी अदालतों के अलावा कोई चारा नहीं है। अपोजिशन को साथ मिलाना शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ये टास्क है, कितना मुश्किल काम है, क्योंकि इस वक्त तो अपोजिशन देख लें कि तितर बितर है अपने मामलात में, एक पकड़ाई देता है दूसरा पकड़ाई नहीं देता। देखें ना आप इस पे ये जो फौजी अदालतों वाला मामला है, नेशनल एक्शन प्लान वाला मामला है, वो इजलास में जो नहीं जा रहे, वो कहते हैं पूरे पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें, लेकिन असल मसला जो है वो कुछ और है। ये मलफूफ अंदाज से अपनी अहमियत गिनवा रहे हैं मुख्तदर अदारों को भी कि जनाब अगर हमसे बात करनी तो हमारे साथ भी को थोड़ा सा कौमी सलामती भी अपोजिशन सियासत कर रही है। और क्या है ये? ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो भाई ठीक है, अगर पार्लियामेंट्री लीडरों को ब्रीफ करना है, आप पूरी कौमी असम्बली को भी ब्रीफ कर दें, लेकिन ये कहना कि हम नहीं जाते ऐसे मरले पे कि जबकि यानी एक तरफ भारत जो है हमें तरने वाला बनाना चाह रहा है, खुदा ना खास्ता कभी कामयाब नहीं होगा, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पे ये ख़तरा पूरी तरह टला नहीं है। आप कह रहे हैं मैं ना मानो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप पाकिस्तान में है, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं, कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। जो इस वक्त एहतसाब ड्राइव है वो, और फिर जो हालिया मनी लॉन्ड्रिंग केस है या इस तरह के केसेस हैं, इसका मैसेज FATF को क्या जाता है? इसमें 2-3 मसले, एक तो सियासी पहलू है ना। ठीक है।
शेख रशीद जब कहते हैं हाँ जी मुझे तो बड़ा फ़ख्र है, ये है वो है, ठीक है ना जी। या कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो बज़ाहिर पाबंदी दंदनाती फिर रही हैं। आज उसकी वो डोजियर जो है उसके हवाले से भी आ गया है कि कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था उसमें जी, वो रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन जो दूसरी तरफ उसका जो टेक्निकल पहलू है वो एक अलग पहलू है। अब ये मुझे और आपको नहीं पता कि FATF के पास क्या एविडेंस है कि फलानी तंजीम को कितने पैसे कहाँ से आए, अगर ऐसा है ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाएगा। और देखें ना, हमारे दुश्मन इंडिया वगैरह तो लगे ही हुए हैं, लेकिन अमेरिका और वेस्ट भी अपने एक तरफ हमसे तामल करा रहे हैं अफगानिस्तान पे, दूसरी तरफ वो ये इस तरफ भी लगे हुए हैं। और ये जो जैश ए मोहम्मद के हवाले से प्रोपेगेंडा इंडिया ने किया, इसका भी इस पर बराह रास्त असर एक और स्टेटमेंट आज प्राइम मिनिस्टर की आई कि वक्त ही आ गया है कि सरकारी महकमे भी हुकूमत से अपनी ज़मीन छुपा रहे हैं, और जो कब्ज़ा किया गया है ज़मीन पे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो वागुजार करवाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात कही है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े कब्ज़ा माफिया हैं जी। ये कब्ज़ा माफिया जो है, इस्लामाबाद क्योंकि वर्जन टेरिटरी थी, इन्होंने कब्ज़ा माफिया ने वहाँ अत मकाई हुई, सियासत कुछ सियासी लोगों का मिलके, कुछ मीडिया के साथ मिलके इन्होंने वहाँ कोई अरबों खरबों रुपए बनाए सिर्फ इस्लामाबाद से। और खान साहब ने ये जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। इनको चाहिए कि इसके बुझ करें भी कोई ऑपरेशन मजीद आप कह रहे हैं कि तेज़ होना चाहिए। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।